हेलो एवरीवन। आज मैं अपनी नई वीडियो लेके आ गई हूँ जिसका टॉपिक है मेटाबॉलोमिक्स। और अगर आपको मेरी वीडियोस और उसका कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे इसी तरह की डिटेल्ड वीडियोस लेके आऊँ तो मुझे अपना टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। तो चलते हैं, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेटाबोलाइट क्या होता है। तो मेटाबोलाइट स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट के, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और वो जनरली किसी न किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं एज अ सबस्ट्रेट या एज अ प्रोडक्ट। और हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि बॉडी में डिटेक्टेबल है विद ए मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1500 डाल्टन, उसको हम एक मेटाबोलाइट बोलते हैं। इसमें सभी टाइप के कंपाउंड्स इंक्लूड होते हैं जैसे कि पेप्टाइड्स, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, शुगर्स, न्यूक्लियोसाइड्स, एसिड्स, कीटोन्स, टॉक्सिन्स, पॉल्यूटेंट्स, एनीथिंग। एंड इसमें सारे ह्यूमन और माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं। और जनरली हम प्लांट्स के अंदर इनको दो तरीके से डिफाइन करते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अभी आपके आगे ये पिक्चर है जिसमें हम देख सकते हैं कि एक सेल है, उसके अंदर उसके अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1500 डाल्टन से कम है, जिनको हमने मेटाबोलाइट्स बोला है। तो मेटाबोलोम होता क्या है। मेटाबोलोम कंप्लीट सेट ऑफ मेटाबोलाइट्स है किसी भी सेल, टिश्यू या बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। या फिर हम सेल बैक्टीरिया ले सकते हैं या फिर हम किसी ह्यूमन बॉडी को ले सकते हैं। तो उसके अंदर जितने भी टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो 1500 डाल्टन से कम मॉलिक्यूलर वेट के हैं, उन सबको हम कंप्लीट सेट को हम मेटाबोलाइट्स या मेटाबोलोम बोलते हैं। उसके बाद जो मेटाबोलोम है वो एक बहुत ही डायनामिक प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो कॉन्टिन्यूसली हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब किए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं, डिग्रेड किए जाते हैं और आपस में और एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मेटाबोलोम को पढ़ना जरूरी क्यों है। जीनोम हमें बताता है व्हाट कुड हैपन, ट्रांसक्रिप्टोम हमें बताता है व्हाट अपीयर्स टू बी हैपनिंग, प्रोटियोम बताता है व्हाट मेक्स इट हैपन, और मेटाबोलोम क्या बताता है कि एक्चुअली हुआ क्या है और हो क्या रहा है। तो मेटाबोलोमिक्स क्या होता है। मेटाबोलोमिक्स जितने भी हमारे मेटाबोलाइट्स हैं उनकी लार्ज स्केल स्टडी किसी भी सेल, टिश्यू या ऑर्गेनिज्म में, उसको हम मेटाबोलोमिक्स कहते हैं, यानी कि मेटाबोलोम की स्टडी मेटाबोलोमिक्स। मेटाबोलोमिक्स जो है वो एंडोजीनस और एक्सोजीनस स्टडी है मेटाबोलाइट्स की किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में। एंडोजीनस और एक्सोजीनस से यहाँ क्या मतलब है कि एंडोजीनस यानी कि अंदर उसमें क्या है, जो अंदर के इंटरैक्शंस हैं कैसे वो बन रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। एक्सोजीनस क्या है, वो एनवायरनमेंट के साथ ये बाहर किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं। फिर जो मेटाबोलोमिक्स है वो हमें किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम का एक सेंसिटिव मेजर है कि उसका जो फिनोटाइप हमें दिख रहा है वो उसके जो अंदर मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस हुए हैं ना उसकी वजह से है वो, इस तरीके से। अब जो मेटाबोलोमिक्स है वो एक बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच है जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और प्रोटियोमिक्स के लिए, और ये बहुत रिसेंटली डेवलप्ड टेक्निक है। इसका जो फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट था वो सबसे पहले 1998 में पब्लिश किया गया था। जो मेटाबोलोम है वो इतना सेंसिटिव है कि उसके अंदर चेंजेस है ना, मतलब सेकंड्स और मिनट्स को नहीं देखते, इससे भी कम टाइम स्केल में वो चेंज हो जाते हैं। मतलब हम इवन एक बार पलक झपकाएंगे ना उससे पहले हमारा कोई आयन डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, कोई आयन बन चुका होगा, कोई प्रोटीन का कुछ इंटरेक्शन हो गया होगा, उसका कुछ नेटिव फॉर्म बदल गया होगा। इस तरीके से मेटाबोलोम जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत ज्यादा रैपिडली चेंज होता है। तो अब हमारे पास ये डायग्राम है जिसमें हमें दिख रहा है कि कैसे जीनोम, ट्रांसक्रिप्टोम, प्रोटियोम, मेटाबोलोम कनेक्टेड है एनवायरनमेंट और फिनोटाइप से। इन चारों के ऊपर एनवायरनमेंट और फिनोटाइप का अंतर पड़ता है और ये चारों
का इफेक्ट इन एनवायरनमेंट और फिनोटाइप पे भी होता है। इफेक्ट पड़ता भी है और होता भी है, दोनों चीजें यहाँ पे। हम अगर थोड़ी मेटाबोलॉमिक्स की हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो जो सबसे पहले जो मतलब मेटाबॉलिक प्रोफाइल जो कंसेप्ट था, वो सबसे पहले रॉजर विलियम्स ने दिया था लेट 1940s में, जिन्होंने पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज किया था और उन्होंने मेटाबॉलिक पैटर्न्स को बताया था यूरिन और सलाइवा में, जो कि शाइजोफ्रेनिया जैसी डिजीज से एसोसिएटेड है। जो हमारा टर्म मेटाबॉलिक प्रोफाइल है, वो हॉर्निंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था और उनकी टीम ने दिया था 1971 में, जब उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि हम गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री को हम यूज कर सकते हैं किसी भी ह्यूमन या और बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कंपाउंड्स को मेजर करने के लिए। फिर उसके बाद जब हॉर्निंग एटॉल और मतलब उसकी टीम ने वो सब जीसीएमएस वगैरह का यूज किया था, तो फिर ये और डेवलप हुई। तो उनके साथ फिर दो साइंटिस्ट और थे, लिनियस पॉलिंग और आर्थर बी रॉबिन्सन, जिन्होंने डेवलप जीसीएमएस को और डेवलप किया उनके ताकि हम मेटाबोलाइट्स जो भी हैं उनको हम और अच्छे से मॉनिटर कर सकें। बेसिकली उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट यूरिन के ऊपर किया था, यूरिन में जो मेटाबोलाइट्स आयंस मॉलिक्यूल्स वगैरह थे उस पे 1970 में। फिर 2005 में जो हमारा पहला मेटाबोलोमिक्स का डेटाबेस मेटलिन जिसको बोलते हैं, मेटाबोलोमिक्स टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री डेटाबेस, इसका ये बना था, ये डेवलप किया गया था कहाँ पे, सियूजदाक लेबोरेटरी में स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में। उसके बाद 23 जनवरी 2007 को जो सबसे पहला ह्यूमन मेटाबोलोम प्रोजेक्ट था, वो साइंटिस्ट थे डेविड एस विशहार्ट, उन्होंने कंप्लीट किया था फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ ह्यूमन मेटाबोलोम, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि ह्यूमन मेटाबोलोम के अंदर कितने टाइप के मेटाबोलाइट्स हैं, फूड कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो उस डेटाबेस में जितना भी वो ड्राफ्ट के अंदर आया था ना डेटा, उसमें अप्रोक्सीमेटली 2500 तो मेटाबोलाइट्स थे, 1200 ड्रग्स थी, 3500 फूड कंपोनेंट्स थे। इतने अलग अलग, मतलब हम कितना तरीके का खाना खाते हैं और हर एक इंसान एक अलग डाइट लेता है हर रोज, तो उसके अंदर इतने इतने टाइप के मेटाबोलाइट्स जनरेट होते हैं, फूड कंपोनेंट्स जनरेट होते हैं, फिर हम ड्रग्स लेते हैं। अगर हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर से कोई दो लोगों को सेम डिजीज है, वो सेम दवाई ले रहे हैं, बट स्टिल उनका जो मेटाबोलोम अगर हम चेक करेंगे ना वो अलग मिलेगा, क्योंकि उनके ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी डिफरेंट करते हैं, उनका रहने खाने का तरीका, उस वजह से। फिर उसके बाद सबसे पहले जो 2015 है उसमें सबसे पहली रियल टाइम मेटाबोलोम प्रोफाइलिंग को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। अब हम ये देखते हैं कि हमें मेटाबोलोमिक्स की जरूरत क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है। तो इससे हम सेलुलर प्रोसेसेस को और बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको हम फंक्शनल जीनोमिक्स, यानी कि जब हम फंक्शनल जीनोमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि वो जीनोम हमारा कैसे फंक्शनल करता है, उसका एक्सप्रेशन किस तरीके से हो रहा है, तो ये उसको कोरिलेट करके उसको रिजल्ट्स को बेटर मॉनिटर किया जा सकता है। ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट में इसका काफी अच्छा यूज होता है। एनवायरमेंटल और माइक्रोबियल स्टडीज के अंदर मेटाबोलोमिक्स का काफी यूज है, इसके ऊपर रिसर्च भी काफी अच्छी है। सिस्टम्स बायोलॉजी में, हेल्थ और न्यूट्रिशनल रिसर्च में तो बहुत ज्यादा मेटाबोलोमिक्स का यूज है, और एग्रीकल्चर रिसर्च में। उसके बाद मेटाबोलोमिक्स में क्या क्या टेक्निक्स यूज की जाती हैं, तो यहाँ पे मैं दिखा सकती हूँ कि मैंने 7 टेक्निक्स लिखी हैं, बट इसमें से न्यू न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मास स्पेक्ट्रोमेट्री और क्रोमेटोग्राफी, ये 3 टेक्निक्स मेन हैं जिनको कंबाइन करके यूज किया जाता है। और इसमें से भी सबसे ज्यादा तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री और क्रोमेटोग्राफी को यूज किया जाता है।
जो ये बाकी की जो टेक्निक्स हैं लाइक कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस, ये स्टेबल आइसोटोप लेबलिंग, सीबीडीआई, नैनो ईएसआई, एफटीआई, सीआरएमएस, ये सब जो टेक्निक्स है ना, ये आपकी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपको किस टाइप का मेटाबोलाइट प्रोफाइल बनाना है, किस टाइप का डेटा चाहिए, किस टाइप का आपका सैंपल है, उस पे डिपेंड करता है ये। तो बेसिकली हम हर जगह GCMS, LCMS, इस तरह की इन टेक्निक्स का यूज करेंगे। GCMS का मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, और LCMS का लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें मैंने 5 टेक्निक्स को आपस में कंपेयर करके बताया है कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या इनमें दिक्कतें रहती हैं, इस तरीके से। तो सबसे पहले जब हम GCMS का देखते हैं, तो ये सबसे पहले हमारा पॉइंट है डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव का यहाँ पे मतलब क्या है कि जब हम सैंपल को प्रिपेयर करते हैं टेक्निक में यूज करने के लिए, तो हमारा सैंपल जब हम टेक्निक से मान लो बाहर निकालें तो वो सैंपल खराब हो जाए, हम उसको फर्दर डेटा लेने के लिए यूज ना कर सकें। मान लो कि हम नॉर्मल अगर डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमने डीएनए को अपने जेल पे लोड किया, वो जेल रन हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो डीएनए खराब हो गया, तो वो क्या होगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव। पर जैसे हम पेज करते हैं एसडीएस पेज, तो उसमें क्या होता है कि हम एसडीएस डालते हैं तो प्रोटीन का जो नेटिव स्ट्रक्चर होता है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि हमें उस पर यूनिफॉर्म चार्ज लेके आना होता है, ताकि वो मतलब अपने साइज के रेशो पे सेपरेट हो सके। तो उसके वो क्या है, एक डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, मतलब उसमें जो हमारा कंपाउंड का ओरिजिनल फॉर्म है ना सैंपल का, वो खत्म हो जा रहा है, इसीलिए। तो ये क्या है, जीसीएमएस एक डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि जब इसमें हम जो सैंपल यूज करेंगे, वो फर्दर किसी भी प्रोसेस में यूज करने के लिए नहीं बचेगा, खराब हो जाएगा एक तरीके से। फिर जीसीएमएस बहुत ही हाईली सेंसिटिव है और स्पेसिफिक भी है, ये अलग अलग स्पेसिफिक टाइप के मेटाबोलाइट्स को आइडेंटिफाई कर सकती है। इसमें हम जनरली हर टाइप का सैंपल यूज कर सकते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसियस भी। ये क्वालिटेटिव हमें वो भी देती है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी देती है। फिर इसका जो सैंपल प्रिपरेशन है ना, वो काफी डिफिकल्ट और एक्सटेंसिव और लेबोरियस टाइप का है, इसका ये एक डिसएडवांटेजेस है। फिर हमारा आता है एनएमआर। तो जो एनएमआर है वो एक नॉन डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि उसका जो सैंपल है वो हम फर्दर एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं, बट ये लेस सेंसिटिव है। मतलब इसमें ना अगर मान लो कोई मेटाबोलाइट है जो कि बहुत ज्यादा कम है, बहुत बहुत ज्यादा ही कम है, वो बाकी के मेटाबोलाइट्स ठीक ठाक रेंज में, तो वो उनको कैप्चर कर लेगा, बट ये हर टाइप के लो वाले, लो कंसंट्रेशन वाले मेटाबोलाइट वगैरह को नहीं चेक कर पाएगा। इसमें हम सिर्फ सॉलिड और लिक्विड सैंपल्स को यूज करते हैं, ये भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है, और इसका जो सैंपल प्रिपरेशन है वो बहुत ही सिंपल और मतलब लेस टाइम कंज्यूमिंग है। फिर आती है हमारे पास एलसीएमएस। तो एलसीएमएस भी एक डिस्ट्रक्टिव टाइप की टेक्निक है, इसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी हाई है, इसमें हम सिर्फ सॉलिड और लिक्विड टाइप के सैंपल्स को यूज कर सकते हैं, ये भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है। फिर इसका जो सैंपल प्रिपरेशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। फिर आता है हमारे पास UHPLC-MS। तो ये है अल्ट्रा हाई प्रोफाइल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जो ये डिस्ट्रक्टिव है, ये हमारे सैंपल को डिस्ट्रॉय कर देगी। फिर ये काफी ज्यादा सेंसिटिव है, ये इसका रिजोल्यूशन भी हाई है और इसकी एक्यूरेसी भी हाई है। अब यहाँ पे हमारे पास दो टेक्निक्स थी, GCMS और LCMS, जिनमें हमने देखा कि वो सेंसिटिव भी हैं और स्पेसिफिक भी हैं, बट ये उनसे भी ज्यादा सेंसिटिव है, और इसका रेजोल्यूशन की दो कंपाउंड्स को सेपरेट करने का जो पावर है वो भी अच्छा है, और एक्यूरेसी भी इसकी काफी अच्छी है। पर इसमें हम मोस्टली लिक्विड सैंपल्स ही यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीके से काम करता है। इसका जो सैंपल प्रिपरेशन है वो भी शॉर्ट है, सिंपल है, और कम शॉर्ट टाइम में हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास FTIR, जो कि है फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, ये
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत कम सूटेबल है, बट ये पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए काफी हाई सेंसिटिविटी दिखाती है ये टेक्निक। इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, हम तीनों टाइप के सैंपल्स को यूज कर सकते हैं, और ये क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है। इसका जो सैंपल प्रिपरेशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद हमारे पास ये चार जो हमने पॉइंट्स दे रखे, टारगेटेड, अनटारगेटेड, मेटाबॉलिक, फिंगरप्रिंटिंग और फ्लुक्सोमिस। तो ये जो चार पॉइंट्स है ना, ये एक अप्रोच काइंड ऑफ है मेटाबोलोमिक्स में। जैसे कि अभी हम मतलब ये चार टाइप हैं कि किस तरीके से मेटाबोलोमिक्स काम करता है, कि हम उसका कौन से टाइप का अप्रोच लगाकर हम उसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उस तरीके से। तो बेसिक जो है ना हमारे पास मेटाबोलोमिक्स के वर्कफ्लो के लिए, वो दो टाइप की अप्रोचेज होती हैं। एक होती है अनटारगेटेड और एक होती है टारगेटेड। तो जो मेटाबॉलिक अनटारगेटेड अप्रोच है, उसको हम मेटाबॉलिक प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि हम एक हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं, जब हमारे पास कोई भी एक जनरल हाइपोथेसिस अवेलेबल है। और इसका मतलब ये है कि जो मेटाबॉलिक डिफरेंसेस है ना, वो हमें पता होंगे, बट जो स्पेसिफिक डिफरेंसेस होंगे ना दो मेटाबोलाइट के बीच में, वो हमें नहीं पता होंगे। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसको एक ही बार में बहुत सारे मेटाबोलाइट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। और जो हमारी टारगेटेड अप्रोच है, वो एक ही टाइम पे बहुत कम नंबर ऑफ स्पेसिफिक मेटाबोलाइट्स पे फोकस करता है, जनरली 20 से भी कम। बट इसका जो मतलब वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ना, वो काफी ज्यादा अच्छा है। मतलब स्पेसिफिक भी बहुत ज्यादा है, ये प्रिसीजन भी बहुत ज्यादा अच्छा प्रोवाइड करता है, और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है इसमें। अभी हमारे पास अनटारगेटेड और टारगेटेड में एक डिफरेंस है, कि अनटारगेटेड जो होता है अप्रोच, उसमें वो एक ग्लोबल प्रोफाइलिंग अप्रोच है, जिसमें हम एक ही सैंपल में बहुत सारे मेटाबोलाइट्स को या सभी मेटाबोलाइट्स को एनालाइज कर सकते हैं। ये जो अनटारगेटेड अप्रोच है, ये हमें अननोन और अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ मेटाबोलाइट्स को डिस्कवर करने में हेल्प करती है। जो ये अप्रोच हमको हाई रेजोल्यूशन टेक्निक्स को जनरेट करने में, यूज करने में, और उनको और मॉडिफाई करके उनके स्टेप्स को डेवलप करने में हेल्प कर सकती है, जैसे कि LCMS और GCMS। फिर इस टेक्निक का जो एडवांटेजेस है ना, वो ये है कि वो हमको मेटाबोलोम का अनबायस्ड व्यू प्रोवाइड करती है। उसके बाद इससे हम न्यू मेटाबोलाइट्स और उनके नए पाथवेज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि टारगेटेड मेटाबोलोमिक्स में हम नहीं कर सकते। पर इसमें एक दिक्कत ये होती है कि हम एक बार में इतना सारा डेटा जनरेट कर देते हैं कि उसको ना एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और उसको स्टोर करना बहुत मुश्किल है, चैलेंजिंग है। उसके बाद हम आते हैं टारगेटेड अप्रोच पे। तो जो टारगेटेड अप्रोच है, वो एक टाइम पे क्वांटिफिकेशन पे फोकस करता है, और कुछ स्पेसिफिक मेटाबोलाइट्स के ही एनालिसिस पे, उनके पाथवेज के एनालिसिस पे फोकस करता है। ये जो अप्रोच होती है, इसमें हमें मेटाबोलाइट्स की, उनका क्या पाथवे है, वो कहाँ इंटरेक्ट करते हैं, उसकी बहुत पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए। और ये LCMS और टारगेटेड MS मेथड्स को यूज करता है। फिर जो टारगेटेड मेटाबोलोमिक्स होती है, वो काफी हमें प्रिसाइज, एक्यूरेट और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जो कि ज्यादा डिटेल में होती है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत कम को ले रहे हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंग यही है ना, कि हम कम करें पर अच्छे से करें। ये उस तरीके की अप्रोच है। इसका एडवांटेजेस क्या है कि ये ज्यादा क्वांटिटेटिव है अनटारगेटेड से। इसमें एक ये है कि ये बायोमार्कर डिस्कवरी में, टारगेटेड पाथवे एनालिसिस जैसी टेक्निक्स में, जब आपको पता हो कि मेरे को स्पेसिफिक इसी काइंड ऑफ मेटाबोलाइट्स पे काम करना है, कि उन काइंड की अप्रोचेस में ही काफी ज्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद इसका डिसएडवांटेजेस ये क्या है कि इसमें आपको मतलब
ये एक लिमिटेड काइंड ऑफ अप्रोच है, क्योंकि इसमें आपको ना पहले बहुत सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप कौन सा मेटाबोलाइट आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसका पाथवे क्या है, उसका सैंपल प्रिपरेशन के टाइम पे उसका कुछ शेप ना चेंज हो जाए, उसका मॉर्फोलॉजी या फिर कोई उसका कैरेक्टर, उसका चार्ज, इस तरीके से कुछ। उसके बाद हमारे पास एक ये मेटाबोलोमिक्स का वर्कफ्लो है, जिसमें हमने दे रखा है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, जिसमें हमने सैंपल कलेक्ट किया, सैंपल को प्रिपेयर किया, फिर डेटा एक्विजिशन किया, हमने डेटा जनरेट किया, उससे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, और बायोमार्कर आइडेंटिफिकेशन, बायोमार्कर डिस्कवरी, ऐसी चीजों पे जो भी हमारा डिजायर्ड इंटरेस्ट है टॉपिक, वो उस पे हमने उस चीज को अप्लाई किया। फिर उसके पाथवे को एनालिसिस किया कि वो कहाँ से वो आ रहा है बन के, और फिर उसका बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन हमने किया कि वो क्या काम कर रहा है, किस तरीके से बॉडी में वो उसका रेगुलेशन है, इस तरीके से। अब सैंपल एक्सट्रैक्शन, हमने ये देखा कि जो अलग अलग काइंड ऑफ टेक्निक्स हैं हम मेटाबोलोमिक्स के लिए, वो क्या है कि अलग अलग तरीके से सैंपल को इनटेक करती हैं। तो हमारे पास ना सैंपल एक्सट्रैक्शन के लिए भी अलग अलग टाइप की टेक्निक्स हैं, जैसे कि लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, सॉलिड फेस माइक्रो एक्सट्रैक्शन, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, सॉक्सिलेट एक्सट्रैक्शन, माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, सुपरफिशियल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, और एक्सेलरेटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये जो अलग अलग टाइप ऑफ सैंपल एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स हैं, ये हमको हेल्प करती हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर मेटाबोलाइट्स में। जितना अच्छा से हम सैंपल को प्रिपेयर करेंगे ना, उतना बेटर हमको मेटाबोलाइट का डेटा मिलेगा, क्योंकि मेटाबोलाइट्स ऐसे है ना कि मान लो हमने एक लीफ सैंपल लिया जिसका हमको मेटाबोलोमिक एनालिसिस करना है, तो क्या होगा अगर मान लो हमने उस सैंपल को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया ना, हो सकता है कि लीफ के आधे मेटाबोलाइट्स तो सैंपल प्रिपरेशन करते करते ही खत्म हो जाए। तो हमको उसके अंदर रियली क्या है वो हमको पता ही नहीं चल पाएगा, आधी चीजें तो रह गई रास्ते में ही, इस तरीके से। फिर जब हम मेटाबोलिक वर्कफ्लो को डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए हमको कुछ अच्छे ये की पॉइंट्स को याद रखना रहता है कि मेटाबोलोमिक्स ना एक बहुत ही सेंसिटिव काइंड ऑफ टेक्निक है, जिसमें आपको प्रिकॉशंस और चीजों को हैंडल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, वरना आपका मेटाबोलोमिक जो चीज आप डिजायर कर रहे हो ना कि आपको किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम का अच्छे से उसके मेटाबोलाइट्स का डेटा मिले, वो कभी नहीं मिल पाएगा। तो बेसिक दो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स हैं जो हम मेटाबोलोमिक्स में यूज करते हैं। सबसे पहले कि इसको हाईली कंट्रोल्ड लेबोरेटरी स्टडीज में किया जाता है, एनिमल मॉडल्स में या इन विट्रो टिश्यू कल्चर्स में। फिर इसके ऊपर जो हमारी क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हैं, उनमें इसको यूज किया जाता है पैथोजेनेसिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, बायोमार्कर्स के लिए, ड्रग एफिकेसी में, टॉक्सिसिटी में, इस तरीके से। मेटाबोलॉमिक्स जो है ना, उसका मैं आपको बता दूं सबसे जो मोस्ट फेमस अप्रोच किसी अगर फील्ड में है तो वो है मेडिकल ड्रग डिस्कवरी, बायोमार्कर डिस्कवरी, बॉडी में टॉक्सिसिटी को चेक करना, डिजीजेस को चेक करना, डिजीजेस के पाथवे को चेक करना कि वो कौन कौन से मेटाबोलाइट से किस किस तरह जा रहे हैं, वो सब। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो हमारे मेटाबोलाइट्स हैं, उनका चेंज बहुत ज़्यादा कम टाइम में हो सकता है, फ्रॉम सेकेंड्स टू मिनट्स एंड वेरी वेरी इवन नैनो सेकेंड्स। तो हमारे पास सैंपल कलेक्शन, उसका प्रिपरेशन, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेप्स हैं अगर हमको किसी भी एक्सपेरिमेंट में अच्छे से मेटाबोलोमिक्स की स्टडी करनी है। और उसकी अच्छे से हैंडलिंग सबसे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है कि हमारा मतलब डेटा किस तरीके का आएगा। उसके बाद हमारे पास एक ये टेक्निक है क्वेंचिंग, जिसको हम मेटाबोलोमिक एक्टिविटीज को स्टॉप करने के लिए या स्लो डाउन करने के लिए यूज करते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है कि हम कोई भी सैंपल है, उसको कलेक्ट करने के बाद उसको तुरंत सब जीरो टेम्परेचर्स में ला के रख देते हैं, उसको -80 पे, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करना, इस तरीके से हम उसको स्टोर करते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है
कि इतने कम टेम्परेचर में जो हमारे किसी भी सैंपल का वो जो मेटाबोलाइट्स है ना, वो एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वगैरह वो सब वहीं स्टॉप हो जाएगा जहाँ पे वो है। और इसमें मतलब इतनी ज्यादा एक्यूरेसी रखनी पड़ती कि आपने सैंपल को, मान लो कि लीव सैंपल है ना, तो लीव सैंपल को आपने प्लग किया, प्लग करते के साथ तुरंत ही उसको कोई आइस बॉक्स, लिक्विड नाइट्रोजन बॉक्स कुछ इस तरीके से में रख दिया, ताकि वो उसको बस उतना ही, जितना आपके पास सेकेंडों का टाइम है उसको प्लग करके रखने का, इतना ही टाइम हो, उसके अलावा उसकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टॉप हो जाएं और स्लो डाउन हो जाएं। और वैसे भी जो सब जीरो टेम्परेचर्स रहते हैं उनमें जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो डिग्रेड भी नहीं होते हैं इतनी जल्दी, वो भी एक रीजन है। फिर जो हमारे पास ये कुछ टर्म्स हैं मेटाबोलोमिक डेटाबेसेस के, जहाँ पे आपको मेटाबोलोम के ऊपर डेटा मिल सकता है कि कहाँ कहाँ रिसर्च हुई है, क्या क्या डेटा मिला है आज तक उसके ऊपर। तो हमारे पास सबसे पहला है द ह्यूमन मेटाबोलोम डेटा में बेस, फिर है मेटाबोलाइट्स, मास बैंक, प्लांट मेटाबोलोमिक नेटवर्क, मेटाबोलोमिक्स वर्कबेंच, डिक्शनरी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, और ये नैपसैक डेटाबेस। फिर हमारे पास ये कुछ डेटा एनालिसिस के टूल्स हैं। अब जो हमारा मेटाबोलोमिक्स है ना, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच है, तो उसके लिए हमें अलग से डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा को हैंडल करने के लिए, उसके लिए अलग अलग टाइप के डेटा एनालिसिस टूल्स भी हमें जनरेट करने पड़े हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है एक्सटेंसिबल कंप्यूटेशनल एमएस, फिर मेटाबो एनालाइज्ड, एमजेड माइन 2, मेटफ्रैग, कैमरा, ममीशो, और ये आइडियम, मतलब इस टाइप के ये जो हैं, ये हमें डेटा एनालिसिस टूल्स हैं। फिर जब भी अगर आप मेटाबोलोमिक्स के ऊपर कुछ डिटेल रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ेंगे, तो आपके पास ना ये टर्म आ सकती है, एक्सो मेटाबोलोमिक्स। इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं लेकर आई हूँ, बट मैं इसका जस्ट एक मीनिंग लेके आई हूँ कि ये होता क्या है। तो एक्सोमेटाबोलोमिक्स जो होता है उसका मतलब दूसरा नाम है मेटाबॉलिक फुटप्रिंटिंग। तो ये क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट्स की स्टडी है। इसमें ये एक ऐसी टेक्निक है जो मेटाबोलोमिक्स की भी एक सब फील्ड है। जैसे हमने कहा था ना कि हम मेटाबोलोमिक्स में एंडोजीनस भी और एक्सोजीनस भी स्टडी कर रहे हैं, तो ये वो है कि हम सेल के बाहर के जो मेटाबोलाइट्स हैं हम उनको स्टडी कर रहे हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे, बायोफ्यूल डेवलपमेंट, बायो प्रोसेसिंग, ड्रग डिटर्मिनेशन, उनके ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और अलग अलग काइंड ऑफ इंटरसेलुलर इंटरेक्शंस को स्टडी करने में। फिर इस एग्जाम मेटाबोलोमिक्स को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा फेमस मास स्पेक्ट्रोमेट्री है जिसको हम यूज करते हैं। उसके अलावा हम एनएमआर भी यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको बताऊं तो मेटाबोलोमिक्स के लिए ना सबसे बेस्ट जो टेक्निक है ना वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, कंबाइंड विद लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या गैस क्रोमेटोग्राफी, जीसीएमएस या एलसीएमएस। ये दो ही चीजें हैं जो आपको मोस्टली हर रिसर्च पेपर में भी मिलेंगी, और मेटाबोलोमिक्स के ऊपर कहीं भी आपको डेटा मिले उसमें अवेलेबल मिलेंगी। उसके बाद हमारे पास मेटाबोलोमिक एनालिसिस में क्या क्या एडवांसेस हुए हैं। जब वो शुरू हुई थी 1995 के बाद अराउंड वो शुरू हुई है, तब से 1998 के अराउंड लोगों को आइडिया लगना शुरू हुआ था, फिर उसके बाद और डेवलपमेंट हुआ, तब थोड़ा एडवांसमेंट आए। तो उसमें क्या क्या हुआ है, तो मल्टी ओमिक इंटीग्रेशन, यानी कि हमने अब मेटाबोलोमिक्स को ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स जैसी ब्रांचेस के साथ भी हमने उसको इंटीग्रेट करके डेटा को एनालाइज किया है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है उसका रेजोल्यूशन काफी अच्छा हो गया है। जितनी वो पहले रेजोल्यूशन पे काम करती थी, स्पेसिफिसिटी पे, अब वो उससे ज्यादा बेटर तरीके से काम करती है। डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग काफी एडवांस हो गया है इसकी वजह से, क्योंकि हमारे पास डेटा ही इस तरीके का है कि हमको वो चीजें मॉडिफाई करनी पड़ रही है। फिर माइक्रो सैम्पलिंग टेक्निक्स, अब यहाँ पे सैंपल प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट है, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग काइंड ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स भी आई। फिर उसके बाद मेटाबोलाइट इमेजिंग, अब अलग अलग मेटाबोलाइट्स हैं वो किस कंसंट्रेशन में कैसे दिखते हैं, कैसे उनका बॉन्ड्स है, इंटरेक्शन कैसा है,
वो सब में ना मेटाबोलाइट इमेजिंग भी वो काफी डेवलप हुई। फिर इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? तो इसके एप्लीकेशन में हम सबसे पहले देखते हैं ड्रग डिस्कवरी। तो मैंने जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशंस लिखे हैं उनमें क्या है कि मैंने उनके एग्जांपल्स दिए हैं, क्योंकि हम जब भी थ्योरी एग्जाम्स में लिखते हैं ना तो हमें क्या रहता है कि हमें एग्जाम्पल जब हम लिखते हैं ना तो हमको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, और मुझे लगता है कि थ्योरी एग्जाम्स में एग्जाम्पल्स की ही डिमांड होती है। जब भी हम लिखते हैं, अगर आपको मतलब एमसीक्यू वगैरह के हिसाब से अगर आप तैयारी करते हो, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह, तो वहां के लिए फिर भी इतना नहीं है, क्योंकि इतने दुनिया भर के एग्जाम्पल होते हैं कि आपको क्या क्या याद रखोगे। बट थ्योरी जो एग्जाम देते हैं ना हम कॉलेजेस में, तो उनका क्या रहता है कि उनको जितना अच्छा कंटेंट आप दोगे, जितना यूनिक अलग, उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग कि हमें ना एग्जाम्पल अच्छे से याद करना चाहिए। तो ड्रग डिस्कवरी में मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, स्टैटिन्स का, मेटफॉर्मिन्स का और ऑन्कोलॉजी का, कि ये किस किस तरीके से हमने मेटाबोलोमिक्स ने इनको रिवील किया है, डेवलप किया है। फिर हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट में देख सकते हैं राइस, टोमेटो, मेज और व्हीट को हमने किस तरीके से मेटाबोलोमिक्स की हेल्प से आइडेंटिफाई किया और हेल्प किया है। फिर आते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी में, जैसे कि इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स जैसी ड्रग्स को सिंथेसाइज करने के लिए, इथेनॉल, बायोडीजल जैसी बायोएनर्जी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में, और बायो इंजीनियर्ड माइक्रोब्स को के प्रोड्यूस करने में, एनवायरमेंट में, बायोरेमेडिएशन में। फिर न्यूट्रिशनल मेटाबोलोमिक्स में, जैसे हमने सिट्रस फ्रूट कंजम्पशन के लिए हमने बायोमार्कर बनाया है, प्रोलीन बीटेन जिसको बोलते हैं, उस तरीके से बेरीज का मेटाबोलोमिक प्रोफाइल हमने देखा। क्रोनिक डिजीज रिस्क प्रेडिक्शन में हमने मेटाबोलोमिक्स का हेल्प देखा। फिर बायो मॉनिटरिंग में इंटीग्रेशन जब हमने किया जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और प्रोटियोमिक्स के साथ, उसमें उस जैसे डिजीज डिटेक्शन में, कि जो हमारा कैंसर है वो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल ग्रोथ और सर्वाइवल के जो मतलब मेटाबॉलिज्म है उसको ऑल्टर कर देता है, तो वो हमने और बेटर तरीके से आइडेंटिफाई किया मेटाबोलोमिक्स की वजह से। फिर बायोमार्कर डिस्कवरी तो काफी इसका एक बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है, बायोमार्कर डिस्कवरी तो। फिर उसके बाद अब चैलेंजेस क्या क्या हैं मेटाबोलोमिक्स में, तो इसमें क्या होता है कि जो मेटाबोलोम है ना वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स है। मतलब अगर आप ये देख लो कि कोई दो लोग हैं जो सेम जगह पे रह रहे हैं, सेम जगह पे खा रहे हैं, सेम एक्टिविटीज कर रहे हैं, चाहे उनको आप सब कुछ सेम दे दो, बट स्टिल उनकी बॉडी है ना अलग अलग टाइप का मेटाबोलोम जनरेट करेगी। कुछ ना कुछ आपको बहुत अंतर मिल ही जाएगा। तो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये समझ लो कि इस धरती पे जितने लोग हैं ना उन सब के अंदर अलग टाइप का मेटाबोलोम मिल जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हम जैसे अपन क्या करते हैं जब जेनेटिक्स वगैरह की बात करते हैं ना, जेनेटिक डेटा की, तो हम क्या करते हैं कि हाँ हमें पता है कि ये एनिमल्स हैं, इनका डेटा ह्यूमन से इतना मैच करता है, इसमें ये कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स हैं, एप्स का डेटा ऐसा मैच करता है, मंकीज का इतना मैच करता है ह्यूमन से। वो यहाँ पे कुछ मैच नहीं करने वाला इस तरीके से। इसमें इंस्ट्रूमेंटल चैलेंजेस बहुत हैं। अब इसके लिए हमें बहुत हाईली सेंसिटिव काइंड ऑफ टेक्निक्स और हाईली एडवांस्ड काइंड ऑफ टेक्निक्स का यूज करने की जरूरत है। फिर इसका जो सैंपल प्रिपरेशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जैसे कि आपने देखा कि इतनी सारी तो सिर्फ उसकी सैंपल एक्सट्रैक्शन की टेक्निक्स हैं, तो फिर उसका सैंपल प्रिपरेशन करेंगे वो उसमें कुछ खराब ना हो जाए। अगर सैंपल में ही 1% की भी गड़बड़ होगी ना, गया पूरा एक्सपेरिमेंट, ये समझ लो। फिर उसके बाद डेटा कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें जो डेटा जितना भी जनरेट होता है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको हैंडल करने के लिए इतना सारा डेटाबेस है, इतने सारे डेटा एनालिसिस के टूल्स हैं ये। फिर उसके बाद हमारे पास मोस्टली ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ना मेटाबोलोमिक्स में अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है, बट ये कि काम चल रहा है। तो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बहुत इनकम्प्लीट डेटा है, पता ही नहीं है आधी इंफॉर्मेशन का। तो और इसको जब हम ओमिक्स के साथ, अदर ओमिक्स की ब्रांचेस के साथ इंटीग्रेट करते हैं ना, जीनोमिक्स वगैरह, तो वो हेल्पफुल तो बहुत है, बट उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अलग बहुत है। जैसे कि ना जीनोमिक्स में एक जो डेटा है ना
वो अलग तरीके का जनरेट होगा, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के अलग तरीके से। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि हमने लिक्विड है उसको हमने ml में मेजर कर लिया, फिर हमें उसको किसी सॉलिड के साथ मिलाना है तो वो ग्राम में है। तो ml और ग्राम दो अलग अलग चीजें, तो जब उनको कंबाइन करेंगे तो कुछ गड़बड़ तो हो सकती है ना, दो अलग अलग यूनिट्स हैं। उसी तरीके से। और अब आ गए हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन के लास्ट स्लाइड्स पे, जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताएंगे हमेशा की तरह। तो इसमें हमारे पास पहला पॉइंट ये है कि ये पता लगाया गया है कि जो स्पेस फ्लाइट होती है ना, जो लोग यहाँ से दूसरे प्लैनेट्स पे ट्रैवल करते हैं, स्पेस में ट्रैवल करते हैं, उन लोगों का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो अल्टर हो जाता है माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन की वजह से। जैसे कि नासा की जो स्टडीज है उसमें शो हुआ था कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके जो अ, ये जो केमिकल्स है जैसे कि 3 मिथाइल हिस्टिडीन, इनके जो लेवल्स है ना वो बॉडी में वो एलिवेट हो जाते हैं, इनकी चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी में मसल प्रोटीन है ना उसका ब्रेक डाउन हो रहा है लॉन्ग मिशंस के टाइम पे। फिर जो यूनिक मेटाबोलाइट प्रोफाइल्स है ना, हम उनको फोरेंसिक आइडेंटिफिकेशन या ऑथेंटिसिटी टेस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम जीसीएमएस मेटाबोलाइट फिंगरप्रिंटिंग को हम हर्बल मेडिसिन का फेक काउंटरफेट चेक करने में भी पता लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट पॉइंट है कि हम जब मेटाबोलोमिक्स को जीनोम वाइड एनालिसिस जैसी टेक्निक्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो उसमें हमें कुछ रेयर जेनेटिक वेरिएंट्स देखने मिलते हैं जो कि हमारे मेटाबोलाइट को इन्फ्लुएंस करते हैं। डिजीज रिस्क के बारे में हमें पता चलता है। जैसे कि एक स्टडी में हमें पता लगा था कि जो HDAC6 वेरिएंट है वो N6 एसिटाइल लाइसिन जो हमारे पास मेटाबोलाइट है उसको कैसे चेंज होता है वो बॉडी में, उससे लिंक है, जो कि मतलब हमें अल्जाइमर्स डिजीजेस के कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताता है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको कोई और टॉपिक इसी तरीके से डिटेल में पढ़ना है तो अपने टॉपिक को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।